तो हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और कुछ करंट की टॉपिक्स बचे हुए थे, ठीक है। और जो पिछली मंथ की करंट थी, तो पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, डेली मैं कोशिश करूंगा, डेली तो देखिए वादा नहीं है, अल्टरनेट में मैं कोशिश करूंगा 20-20 मिनट की क्लास लेके उन चीज को पहले खत्म कर लूं, ठीक है। नई वाली जो मैगजीन आई है, आप लोग उसको थोड़ा पढ़िए। मैं बोला हूं कि मैं क्या करूंगा कि जो आई दृष्टि है मैं उसे निश्चित करवाऊंगा, इसका वादा मैंने किया था, ठीक है। पर यस मैगजीन की कुछ पेज बच गई थी, आप लोग ने कहा था वो करवा दीजिए, ठीक है। तो पहले मैं वो करवा देता हूँ, ठीक। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या है कि बेसिकली जो वैज्ञानिक परिदृश्य है वो देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इसमें जो रक्षा से संबंधित या अंतरिक्ष से संबंधित जो डेवलपमेंट हुए हैं, उनसे रिलेटेड चीजें क्या है यहाँ पे दी गई रहती है, ठीक है। अब देखेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में इशू नहीं आता है, इवेंट आता है, अर्थात घटनाएं आती हैं, तो हम लोग का भी फोकस इवेंट रहेगा, फैक्ट्स रहेगा। अभी देखेंगे दोस्तों कि आईएनएस जो खुकरी है, इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। आईएनएस खुकरी 1989 से भारत में जो भारतीय सेना है उसको सेवा दे रहा था, ठीक है। तो आईएनएस खुकरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ये कब से भारत को सेवा दे रहा है, हो सकता है ये इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। पहली बात यह कि आईएनएस खुकरी एक कॉर्वेट है। कॉर्वेट से मतलब क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कॉर्वेट क्या है, ये चीज ध्यान देंगे। तो कॉर्वेट क्या होते हैं, एक छोटे युद्धपोत होते हैं, ध्यान देंगे। कॉर्वेट एक छोटे युद्धपोत होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो कॉर्वेट क्या होते हैं, तो कॉर्वेट एक छोटे युद्धपोत होते हैं बेसिकली, ठीक है। और इनका यूज क्या है, बेसिकली गश्ती कार्यों के लिए किया जाता है। चूंकि ये एक छोटे युद्धपोत होते हैं, गश्ती कार्यों के लिए इनकी तैनाती की जाती है। और जो मेन इनका बेसिकली टारगेट होता है, वो समुद्री घुसपैठियों, वो एरिया जहाँ पे समुद्री घुसपैठ का खतरा हो, बेसिकली उन क्षेत्रों में इसको तैनात किया जाता है। इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में एक बेसिक फैक्ट था, किसके बारे में, आईएनएस खुशकरी के बारे में। क्या हो गया कि एक कार्बेट है, अर्थात ये एक छोटा युद्धपोत है। इसको बेसिकली बेसिकली ये एक गश्ती पोत होता है जिसकी तैनाती समुद्री घुसपैठ वाले क्षेत्रों में की जाती है। अब यहाँ पे जहां से प्री के क्वेश्चन बनने की संभावना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। आईएनएस खुकरी पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कार्बेट था, ठीक है। और यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आईएनएस खुकरी क्या है, पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कार्बेट था, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण किसने किया था ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए, माझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कार्बेट कौन था, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आंसर ढूंढेंगे, जहां पे आपको आईएनएस खुकरी मिलेगा उसी को टिक करेंगे। इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। आईएनएस खुकरी गोरखा रेजिमेंट को भी अपनी सेवाएं दिया है, इस चीज को ध्यान देंगे। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो गोरखा ब्रिगेड है, इससे भी जो ये कार्बेट था, इसका संबंध इससे भी था। तो ये भी पेपर में आ सकता है, ठीक है, अगर कूट में क्वेश्चन दिया तो। ये फैक्ट अपने दिमाग में रखेंगे। बात आती है कि जब 1989 में अपनी सेवा देना स्टार्ट किया, तो इसका पहला कमांडिंग ऑफिसर कौन था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका पहला कमांडिंग ऑफिसर जो था वो संजीव भसीन जी थे, ठीक है। संजीव भसीन अब रिटायर हो चुके हैं, इस चीज को ध्यान देंगे। संजीव भसीन जो वाइस एडमिरल बन के सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अर्थात रिटायर हो चुके हैं। मेरा मानना है कि इस पूरे आईएनएस खुकरी में आपको क्या याद रखना चाहिए। तो पहला तो यही कि ये बेसिकली एक कार्बेट था, ठीक है, यानी एक छोटा युद्धपोत था। सेकेंड, पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कार्बेट था। ये चीज बेसिकली आप लोग के दिमाग में रहनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो देखेंगे, पिनाक ईआर का सफल परीक्षण, ठीक है। पिनाक ईआर का सफल परीक्षण किया गया है। ईआर का मतलब यहाँ पे लिखा है एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम, ठीक है। तो पिनाक वहां पे ईआर का फुल फॉर्म लिखा है एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम, ध्यान देंगे। पीआर की एक तीसरी प्रणाली है, इस चीज को ध्यान देंगे, सॉरी, पिनाक की ये तीसरी प्रणाली है। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं कुछ पिनाक के बारे में लिखा हुआ है। पिनाक रॉकेट प्रणाली, पिनाक बेसिकली क्या है, भगवान शिव का धनुष था, इस चीज को ध्यान देंगे। पिनाक क्या है, भगवान शिव का धनुष था, ये चीज, और इसी के नाम पे ये पिनाक इसका नाम पड़ा है। पिनाक रॉकेट प्रणाली के बारे में लिखा हुआ है, तो देखेंगे कह रहे कि पिनाक क्या है कि एक मुक्त उड़ान अर्थात फ्री फ्लाइट वाली एक बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, ध्यान देंगे। दिमाग में रखना है कि ये एक फ्री फ्लाइट वाली एक बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। ध्यान देंगे, इसके लॉन्चर से आप महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। इस चीज को ध्यान देना है कि इसके लॉन्चर से महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। अब बता दें कि पिनाक का डेवलपमेंट किसने किया, इसका विकास किसने किया भारतीय सेना के लिए। तो ध्यान देंगे,
भारतीय सेना के लिए इसका डेवलपमेंट डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा। इसके लॉन्चर से कितने सेकंड में, महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी अपने दिमाग में रखेंगे आप लोग। मैंने पहले ही बोला कि पिनाक का ये तीसरा संस्करण है। जो पिनाक का पहला संस्करण था उसको मार्क 1 के नाम से जानते हैं, MK1। सेकंड वाले को मार्क 2 के नाम से जानते हैं, और तीसरा यही है आपका जिसको आप लोग ER कह रहे हैं, यानी एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम कह रहे हैं, एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम कह रहे हैं। पिनाक 1 जो था, अर्थात जो मार्क 1 था, उसकी जो मारक क्षमता थी, उसकी जो रेंज थी, वो 38 से 48 किलोमीटर की थी। 2 वाला का थोड़ा मारक क्षमता बढ़ेगा, 60 होगा, और इसका 75 है, ठीक है। तो पिनाक की रेंज आप लोग को पता चल गई। अभी जो इसकी ER का, यानी जो इसका ER प्रणाली है, जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, उसका जो परीक्षण किया गया है, वो कहां से किया गया है? इसका परीक्षण राजस्थान में संपन्न हुआ है, पोखरण रेंज से, ठीक है। इसका परीक्षण राजस्थान के पोखरण रेंज से किया गया है। तो पिनाक के बारे में ये फैक्ट्स थे जो आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। और इससे ज्यादा बाकी चीजें यहाँ पे बहुत कुछ लिखी गई हैं कि पिनाक के जो एरिया डिराइव्ड यूनियंस था, इसको किसने डिजाइन किया, ठीक है, इसके फ्यूलों का विकास किसके द्वारा किया गया, बहुत सारे फैक्ट्स लिखे गए हैं। आप चाहिए तो इसको देख सकते हैं, बट मेरा मानना है, ठीक है, केवल इतना आपके लिए पर्याप्त है, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। नेक्स्ट है, अभी अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि अग्नि प्राइम जो है, आपको लग रहा होगा कि ये अग्नि का सबसे अपग्रेडेड वर्जन होगा, या सबसे इसकी मारक क्षमता सबसे तीव्र होगी, ऐसा नहीं है। अग्नि प्राइम का जो सफल परीक्षण किया गया, पहले तो अपने दिमाग में यही रखेंगे, ठीक है भाई, इसका सफल परीक्षण किया गया किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा किया गया। अग्नि प्राइम को अग्नि पी से भी दिखाया जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान देंगे। अच्छा, इसका सफल परीक्षण किया कहां से गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है, इस लोकेशन से इस अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। इस अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों कि इस अग्नि प्राइम में, ठीक है, उस तकनीकी का यूज किया गया है जिस तकनीका का यूज अग्नि 4 में और अग्नि 5 में किया गया है। हालांकि अग्नि प्राइम की जो मारक क्षमता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर की है, यानी जो इसकी रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच की है। लेकिन इसमें जो तकनीक का यूज किया गया है उसकी वो अग्नि 4 और अग्नि 5 में जो तकनीकी का यूज किया गया है, उस तकनीकी से इसको भी लेस किया गया है। इस चीज को ध्यान देंगे। अब इसके बारे में देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें मैं जूम करता हूँ, लिखी गई हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। तो पहली बात यही याद रखेंगे, यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, ठीक है। इसकी रेंज मैंने पहले ही बता दी, 1000 से 2000 किलोमीटर है, ठीक है। परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल है, एक तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ये परमाणु क्षमता, और अब मैक्सिमम मिसाइलें परमाणु क्षमता युक्त ही बनाई जा रही हैं। तो जो नहीं परमाणु क्षमता युक्त है, बस वही आप लोग याद करिए, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि ये 2 चरणों वाली कनस्त्रीकृत मिसाइल है जो ठोस प्रौद्योगिकों से युक्त है। ध्यान देंगे, जब कोई मिसाइल कनस्त्रीकृत होती है तो उसको मतलब फायर करने में बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे जो टाइम लगता है ना, वो कम लगता है। यहाँ पे कनस्त्रीकरण का इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है कि मिसाइलों की कनस्त्रीकरण से मिसाइल को लॉन्च करने के समय में कमी आती है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका संचालन भी आसान हो जाता है। तो ध्यान देखिए, ये 2 चरणों वाली कनस्त्रीकृत मिसाइल है जो कि ठोस प्रौद्योगिकों से युक्त है। तो मेरा मानना है अग्नि प्राइम में, एक तो आप याद रखिए कि सतह से सतह पर वार करने में सक्षम है। इसकी रेंज याद रखिए 1000 से 2000 है। इसको जहां से इसका सफल परीक्षण किया गया वो याद रखिए, उड़ीसा तट, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, ठीक है। और ये 2 चरणों वाली कनस्त्रीकृत मिसाइल है, ये चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे अग्नि की जो सारी मिसाइलें हैं उनके बारे में, अग्नि 1 2 3 4 5 के बारे में लिखा है, ठीक है। याद रखिए, अग्नि 1 कह रहा है कि 7000 टू 700 से 1250 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। अग्नि 2 की 2000 से 2500 किलोमीटर की है। अग्नि 3 की 3000 से 3500 है। अग्नि 4 की 4000 किलोमीटर की है। और अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर की है। अभी जो ये प्राइम मिसाइल है, ठीक है, अग्नि प्राइम है, इसकी तुलना चाइना की एक मिसाइल है DF 21D 21D, इससे इसकी तुलना की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके समकक्ष है। ये जो DF 21D है, ये किसकी मिसाइल है अपने दिमाग में रखेंगे, तो ये चाइना की मिसाइल है। कौन सी कैसी मिसाइल है? पोतरोधी बैलिस्टिक मिसाइल है। चाइना की पोतरोधी बैलिस्टिक मिसाइल है, इससे इसकी तुलना की जा रही है। इस चीज को ध्यान देंगे। नेक्स्ट है संत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सन का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जिसको इंग्लिश में लिखना है
वो यहां पे देखेंगे लिखा हुआ है, ठीक है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म हो गया संत। ध्यान दीजिए, अभी इस मिसाइल का क्या है कि सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है, ठीक है, तो सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। अब बताते हैं कि भैया ये परीक्षण किया किसने, किसने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो पहली बात तो लोकेशन कि किस जगह से इसका परीक्षण किया गया, तो पोखरण से, ध्यान देंगे, पोखरण से अर्थात राजस्थान, पोखरण रेंज राजस्थान से इसका सफल परीक्षण किया गया। पहला फैक्ट हो गया। किसने किया, ठीक है, तो डीआरडीओ और आईएएफ अर्थात इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों ने मिलके पोखरण रेंज से इसका सफल परीक्षण किया। किसका, संत मिसाइल का। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। किसने किया है, तो डीआरडीओ और आईएएफ अर्थात इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर किया है। अब देखेंगे, अब हम लोग आगे देखेंगे इस मिसाइल, ये मिसाइल के बारे में अच्छी बात क्या बोल रही है, तो यहां पे देखेंगे करा ये मिसाइल क्या है, हवा से सतह में मार कर सकती है, ठीक है, यानी एयर टू सरफेस ये वार कर सकती है। इस चीज को ध्यान देंगे, एयर टू सरफेस ये क्या कर सकती है, वार कर सकती है, ठीक है, एयर टू सरफेस। और इसकी रेंज भी लिखी गई है कि इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं, 10 किलोमीटर की, इसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर की है, ठीक है। तो हवा से सतह पर मार करेगी तो जाहिर सी बात है कि हवा में कोई लेके जाएगा, हवा कौन में कौन लेके जाएगा, किसी ना तो किसी हेलीकॉप्टर से इसको हवा में लेके जाया जाएगा, फिर वहां से इसको दागा जाएगा, ठीक है। तो संत मिसाइल क्या है, ये हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है, साथ ही साथ इसकी मारक क्षमता कितनी है, 10 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, ठीक है। इस मिसाइल की जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये फैक्ट है कि ये मिसाइल मिलीमीटर वेव जैसी तकनीकी से, अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है। ध्यान देंगे, ये मिसाइल क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, ठीक है, ये मिसाइल मिलीमीटर वेव जैसी अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है, ठीक है, तकनीकी से सुसज्जित है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में हो सकता है, ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे कि जो आपकी संत मिसाइल है ये मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है। अच्छा ध्यान देंगे, इस मिसाइल में लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, सॉरी लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, ये दोनों क्षमताएं मौजूद है। लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च को यहां पे समझाया गया है, ठीक है, कह रहा है कि लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च के तहत क्या होता है कि लक्ष्य को डिसाइड किया जाता है, ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद से मिसाइल को उस दिशा में दाग दिया जाता है। मिसाइल क्या करेगी कि कुछ देर एयर में जाएगी, फिर उसके बाद से वो खुद ही टारगेट को स्कैन करेगी, और टारगेट को स्कैन करने के बाद वो बेसिकली वो क्या करेगी कि लक्ष्य को ध्वस्त कर देगी। देखिए आप लिखा है कि कुछ दिशा में ये जाएगी, फिर उसके बाद से ये टारगेट को स्कैन करेगी, उसके बाद से उसे ध्वस्त कर देगी, ठीक है। तो बेसिकली जो लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च है, ठीक है, ये क्षमता क्या है बेसिकली यहाँ पे समझाया है। और कह रहा है कि लॉक ऑन बिफोर लॉन्च क्या है, ये इसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अब चूंकि ये क्या होता है कि आप इसको कहीं से दाग सकते हैं, हवा में जाने के बाद से कि अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करेगी, स्कैन करके आइडेंटिफाई करेगी, और उसके बाद से ये खुद ही उसको ध्वस्त कर देगी। यानी इसको आप डिस्टेंस से भी, दूरी से भी इस मिसाइल को दाग सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये टेक्नोलॉजी है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की, ठीक है, ये क्षमता है। अब देखिए ये जो क्षमता है, ठीक है, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च की, उसको क्या होता है कि इसकी विपरीत चूंकि ये कार्य करती है, तो जाहिर सी बात है इसको आप दूर से नहीं लॉन्च कर सकते हैं, इसको आपको निकट रहकर ही दागा जा सकता है, अगर केवल एक ये वाला केवल क्षमता रहेगा तो चूंकि संत में लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की भी क्षमता है और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च की भी क्षमता है, अर्थात संत मिसाइल को आप डिस्टेंस से भी फायर कर सकते हैं और नजदीक से भी फायर कर सकते हैं, दोनों ही मायने में ये सटीक काम करेगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये था। नीचे सिपरी की एक रिपोर्ट लिखी गई है, सिपरी की ये रिपोर्ट प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग दिमाग में रखेंगे, सिपरी की ये रिपोर्ट प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सिपरी की रिपोर्ट क्या कहती है, पहली बात की सिपरी का फुल फॉर्म क्या था, आप लोग ये देख लेंगे। इसकी एस का मतलब है स्टॉकहोम, ठीक है, आई का मतलब है इंटरनेशनल, पी का मतलब है पीस अर्थात शांति, आर का मतलब है रिसर्च अर्थात अनुसंधान, ठीक है, और आई का मतलब है इंस्टीट्यूट अर्थात संस्थान, ठीक है। तो सिपरी का फुल फॉर्म हो गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये संस्थान क्या कहता है कि शीर्ष शस्त्र उत्पादक जो कंपनियां हैं, ऐसी 100 कंपनियों को आइडेंटिफाई किया है, और कहता है टॉप 100 में से जो कंपनी है उनमें 3 भारतीय कंपनी है। तो हमारे लिए पहले ये इंपॉर्टेंट होती है वो 3 भारतीय कंपनियां जो है उनको याद करनी है। यहाँ पे उन तीनों भारतीय कंपनियों का नाम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं अगर आप लोग कहेंगे इसको जूम करने के लिए, मैं देख लेता हूं तो इसको जूम कर दूंगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, पर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूंगा तो ज्यादा सही रहेगा, आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैंने इसको जूम कर दिया, ठीक। जो तीनों कंपनियां उनका नाम याद कर लेंगे,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय आयुध निर्माणिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये तीन वो कंपनी है जो कि सिप्री के इस रिपोर्ट में टॉप 100 में जगह बनाई है। ये तीन भारतीय कंपनियां हैं। तीनों भारतीय कंपनियों का नाम फिर से देख लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय आयुध निर्माणिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तीनों का नाम आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है। उम्मीद करते हैं तीनों नाम आप लोग को याद करना है। सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि टॉप 100 में तीन भारतीय कंपनियां हैं जो कि शस्त्र निर्माण में अग्रणी हैं। सिप्री की इस रिपोर्ट में एचएएल अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 42 रैंक मिला है, आयुध और भारतीय आयुध निर्माणियों को 60वीं रैंक मिली है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 66 रैंक मिला है, 66वीं रैंक मिली है। ठीक है, तो ये रैंक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब बताती है भैया ओवरऑल कौन सी फर्स्ट है, तो ध्यान देंगे इस 100 में से, इस टॉप 100 में से 41 कंपनियां तो अकेले यूएसए की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की अकेले 41 कंपनियां हैं और टोटल उत्पादन में इनका कंट्रीब्यूशन 54% का है, 54% इनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो किस देश की कंपनियों का उत्पादन में सर्वाधिक भूमिका है, तो यूएसए का 50% से अधिक शस्त्र उत्पादन में भूमिका यही कंपनियां निकालती हैं। ठीक है, जो यूएसए की कंपनियां हैं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा भारत के संदर्भ में जो अन्य फैक्ट है वो यहां पे लिखा गया है, इस चीज को देखेंगे। कह रहा कि वर्ष 2020 में सिर्फ 100 कंपनियों में हथियार की बिक्री में जो भारत की हिस्सेदारी है वो आपकी 1.2% है। ध्यान देंगे 1.2% है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो हथियारों की बिक्री में जो भारत की हिस्सेदारी है वो 1.2% है और रैंक देखेंगे तो बिक्री में जो रैंक है भारत का वो 42 है। बिक्री में जो भारत का रैंक है वो 42 है, ध्यान देंगे। और भारत की जो पहली कंपनी है, जो सर्वाधिक अग्रणी कंपनी है, ठीक है, और शस्त्र के उत्पादन में, उसकी भी रैंक 42 है। तो किसी की एक की रैंक अगर आपको याद रही ना तो आप ओवरऑल कर लेंगे। तो भारत की शस्त्र बिक्री में रैंक कौन सी है, ये भी यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, बिक्री के साथ 42वें स्थान पे है। ठीक है, और एचएएल की यहाँ पे रैंकिंग लिखी है 42। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सिप्री की ये रिपोर्ट। तो कौन सी कंपनी सर्वाधिक अग्रणी है, तो वो है लॉकहीड मार्टिन कॉर्प जो कि अमेरिका की है। ठीक है, शीर्ष शस्त्र उत्पादक जो सैन्य सेवा प्रदाता कंपनियां हैं उनमें पहले नंबर पे है लॉकहीड मार्टिन कॉर्प जो कि अमेरिका की है। टॉप 5 कंपनी अमेरिका की है। अब यहाँ पे 5 का नाम लिखा है, देख सकते हैं। ठीक है, तो लॉकहीड मार्टिन कॉर्प ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मलेरिया से रिलेटेड एक डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, ये रिपोर्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और यही रिपोर्ट आज की क्लास की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, आज की मतलब लास्ट टॉपिक होगा। मलेरिया से अभी डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट में उसने बोला कि मैं कोविड के भी इंपैक्ट को इसमें कवर किया गया है। इस चीज को ध्यान देंगे। अब देखिए हो क्या रहा है इस रिपोर्ट से जो कंक्लूजन निकला है, ये कंक्लूजन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2019 की तुलना में 20 में मलेरिया की दर में वृद्धि देखी गई है। मैंने देखिए तीर ऊपर दिखाया है, अर्थात वृद्धि देखी गई है। कह रहा है कि केसेस में क्या है, केसेस में 14 मिलियन केसेस में वृद्धि देखी गई है और मृत्यु में लगभग 70,000 लोगों की मृत्यु पिछले वर्ष की तुलना में जाती हुई मलेरिया से, ड्यू टू मलेरिया। हालांकि भारत का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत कम है, अभी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे और अगर हम लोग मृत्यु का आंकड़ा रखेंगे, कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 59,000 लोगों की अधिक मृत्यु हुई है। परसेंटेज के हिसाब से 12% लोगों की ज्यादा मृत्यु हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये परसेंटेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डब्ल्यूएचओ की यह रिपोर्ट कहती है कि जो उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र है यही सर्वाधिक प्रभावित है मलेरिया से, यही सर्वाधिक मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि उप सहारा जो अफ्रीकी क्षेत्र है ये मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। ध्यान देंगे, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। क्वेश्चन ये पूछे कि वो कौन सा देश है जो मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित है, तो ध्यान देंगे दोस्तों कि मलेरिया से जो मृत्यु है उनमें 96% मृत्यु केवल 5 देशों में होती है। ध्यान देंगे, सॉरी 29 देशों में होती है और उनमें टॉप देशों की नाम देखेंगे तो नाइजीरिया सबसे ऊपर है। 27% लोगों की मृत्यु अकेले मलेरिया से नाइजीरिया में होती है। ठीक है, यानी अगर 100 लोगों की मृत्यु पूरे विश्व में हो रही है मलेरिया से, तो उसमें 27 अकेले नाइजीरिया के। तो हम लोग कह सकते हैं कि मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है, नाइजीरिया। तो अगर अगर रीजन पूछेगा तो उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र, अगर देश पूछेगा तो नाइजीरिया। नाइजीरिया के पास से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, डर नहीं है। ठीक है, यहां पे फैक्ट दिया है कि 2021 में क्या हुआ है। यहां पे देखिए 2021 में दो देश लिखा है कि चीन और अल सल्वाडोर, ये दोनों देश मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं। तो 2021 में किन किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो चीन और अल सल्वाडोर, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है।
यहाँ पे भारत का एक बार डब्ल्यूएचओ के क्या एफर्ट है वो लिखा है। तो कह रहा है कि डब्ल्यूएचओ ने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है, एक रणनीति बनाई है 2016 से 2030 के लिए मलेरिया के उन्मूलन से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मलेरिया हेतु वैश्विक तकनीक रणनीति डब्ल्यूएचओ के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, और ये 2016 से 2030 की स्ट्रेटजी है। ठीक है, इंग्लिश तक लेंगे। लिखा है कि द ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016 से 30। तो ये पूछ सकता है कि मलेरिया है वैश्विक रणनीति, तकनीकी रणनीति कब तक की है, तो 2016 से 2030 की है। ये क्वेश्चन बन के आपके लिए टारगेट हमेशा पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। भारत से संबंधित ये रिपोर्ट क्या निष्कर्ष निकालती है, तो कहता है कि वैश्विक स्तर पर जो मलेरिया के मामले हैं उनमें भारत का हिस्सा 1.7% है। ध्यान देंगे 1.7% कंट्रीब्यूशन है भारत का मलेरिया में वैश्विक स्तर पर, और मृत्यु में 1.2% को। तो भारत ने भी टोटली अचीवमेंट नहीं हासिल किया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे 1.7% भारत का अभी कंट्रीब्यूशन है मलेरिया में मामले में, और मृत्यु में 1.2% का। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ, मैंने टारगेट लिखा है कि केवल 20 मिनट की क्लास रहेगी। ठीक है, और क्लासेस का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो फिर धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।